मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की जो आपकी वर्कशीट है वो वर्कशीट नंबर है 49। डेट है 3/11/2020। कक्षा 9 की यह वर्कशीट है। विषय है सामाजिक विज्ञान की बुक भूगोल का पाठ 2, जिसका नाम है भौतिक स्वरूप, भारत का भौतिक स्वरूप। इसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय थार मरुस्थल, यानी कि आज हमें किसके बारे में पढ़ना है? भारतीय थार मरुस्थल के बारे में पढ़ना है। तो डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय थार मरुस्थल राजस्थान राज्य में अरावली पर्वत के पश्चिम में स्थित गर्म उष्ण मरुस्थल है। यानी कि थार मरुस्थल कैसा है? एक गर्म मरुस्थल है, ठीक है। और ये कहाँ पर है? राजस्थान के अरावली पर्वतमाला में। यह बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। यानी कि बालू के डिब्बों से ढका हुआ है, एक तरंगित मैदान है। थार मरुस्थल में वार्षिक वर्षा 150 मिलीमीटर से भी कम होती है। जो यहाँ की जो स्थिति है वर्षा की, वो ये है कि 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इसीलिए आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो कितना ज़्यादा होगा। जिस कारण यहाँ शुष्क जलवायु व नाम मात्र की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। क्योंकि यहाँ की जलवायु कैसी है? शुष्क जलवायु, उसमें नमी नहीं है, इसीलिए। और यहाँ पे वर्षा भी 150 मिलीमीटर से कम होती है, इसीलिए यहाँ पे जो वनस्पति है वो केवल नाम मात्र की होती है। बस कुछ झाड़ी और घास वगैरह उग जाती है, बाकी पेड़ पौधे जो हैं ज़्यादा वो नहीं उगते हैं। इन्हीं विशेषताओं के कारण इसे मरुस्थलीय के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि यहाँ पे जब कुछ पेड़ पौधे नहीं होंगे तो वहाँ पे क्या होगा? सिर्फ रेगिस्तान या मरुस्थल ही बचेगा, इसीलिए इसे मरुस्थलीय नाम से भी जाना जाता है। यह विश्व का सर्वाधिक घना, यानी कि ये विश्व का सर्वाधिक घनत्व वाला मरुस्थल है। जब विश्व की, वर्ल्ड की बात हो रही है तो उसमें ये सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है। आगे डिस्कस कर लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि मेसोजोइक कल्प में यह क्षेत्र समुद्र के अंदर स्थित था। ऐसा माना जाता है कि पहले क्या था? ये जो मरुस्थलीय क्षेत्र है ये मेसोजोइक कल्प एक जगह है, उस क्षेत्र के समुद्र के अंदर स्थित था। इस अनुमान की पुष्टि जैसलमेर के पास भ्रासर से मिले समुद्री अवसादी और आकल वुड फॉसिल पार्क से प्राप्त हुए प्रमाणों से होती है। यानी कि जैसलमेर, जो कि जैसलमेर का है, राजस्थान में है, उसके पास से कुछ प्राप्त हुए वुड फॉसिल पार्क से प्राप्त हुए प्रमाणों से यह बात कही जा सकती है। वुड फॉसिल्स की आयु लगभग 180 मिलियन वर्ष आकी गई है। जो इसकी आयु थी वुड फॉसिल्स की 180 मिलियन वर्ष आकी गई है, यानी कि अंदाज़ा लगाया गया है। हालांकि मरुस्थल की चट्टानी संरचना भारत के प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है। यानी कि मरुस्थल की चट्टानीय संरचना है जैसी वो बनी हुई है अभी, वो प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है, क्योंकि पहले प्रायद्वीपीय पठार ही हुआ करते थे। फिर भी शुष्क परिस्थितियों व वायु की क्रियाओं व भौतिक अपरदन के कारण इसकी धरातलीय विशेषताएं प्रायद्वीपीय पठार से भिन्न है। ऐसा माना जाता है कि प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है, लेकिन फिर भी शुष्क परिस्थितियों व वायु की क्रियाओं व भौतिक अपरदन के कारण, अपरदन का मतलब होता है जब जमीन अपनी जगह से कटने लग जाती है घिसती की और कहीं और खिसकने लग जाती है, उसे अपरदन कहते हैं। अपरदन के कारण इसकी धरातलीय विशेषताएं प्रायद्वीपीय पठार से थोड़ी सी भिन्न है। मशरूम रॉक, बालू का टिब्बे, बरकान, ज्यूगेन आदि प्रमुख मरुस्थलीय भूआकृतियाँ हैं। यानी कि ये क्या हैं?
कुछ भू आकृतियाँ हैं। बरकान, बरकान अर्धचंद्राकार बालू का टीला है। यदि आपसे पूछा जाए कि बरकान क्या है तो आप आराम से बता सकते हैं, अर्धचंद्राकार बालू का टीला है जिसे क्या बोलते हैं, बरकान बोलते हैं। का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है। ये क्या है, बहुत ज़्यादा क्षेत्र को घेरता है और इसका विस्तार भी बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है। लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। लेकिन लंबवत टीले जो कहाँ पाए जाते हैं, पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान सीमा के समीप पाए जाते हैं प्रमुखता, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में। जब कभी आप जैसलमेर जाएं तो बरकान के समूह देख पाएंगे, यानी कि बरकान के समूह आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, जैसलमेर राजस्थान में। आगे डिस्कस कर लेते हैं। ढाल के आधार पर मरुस्थल को दो भागों में बांटा गया है। ढाल के आधार पर उत्तरी भाग जिसका ढाल पाकिस्तान के सिंध प्रांत की ओर है। कहाँ पर है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत की ओर है। और दूसरा है दक्षिणी भाग जिसका ढाल कच्छ के रण की ओर है। कहाँ पर है, कच्छ के रण की ओर। यानी कि सिंपल सी बात है, ढाल के आधार पर मरुस्थल को दो भागों में बांटा गया है। पहला है उत्तरी भाग जिसका ढाल पाकिस्तान सिंध प्रांत की ओर है। दूसरा है दक्षिण भाग जिसका ढाल कच्छ से रण की ओर है। इस क्षेत्र की अधिकांश नदियाँ निम्न वर्षा, अत्यधिक ताप द्वारा वाष्पीकरण और किसी हिमनदीय उद्गम के अभाव में वर्षावाही हैं। यानी कि अगर हम कहें कि इस क्षेत्र की अधिकांश नदियाँ, जितनी ज़्यादातर नदियाँ हैं, वो क्या करती हैं, निम्न वर्षा करती हैं। अत्यधिक ताप होता है उनके अंदर, वाष्पीकरण, जब ताप ज़्यादा होगा तो पानी का क्या होगा, वाष्पीकरण होगा और वो एकदम ऊपर की तरफ उड़ेगा। जैसे आपने देखा है, जब पानी को आप गर्म करोगे तो वो भाप के रूप में क्या होता है, ऊपर उड़ता है, तो वाष्पीकरण होता है। और किसी हिमनदीय उद्गम के अभाव में वर्षा वाही है और उसके बाद ये वर्षा का कारण भी बनते हैं। अर्थात इन नदियों में केवल वर्षा के मौसम में ही जल पाया जाता है और कोई साधन नहीं है यहाँ पे कि यहाँ पे पानी आए। सिर्फ वर्षा के मौसम में ही इसमें पानी आता है इन नदियों में। यहाँ अधिकांश नदियाँ अतः प्रवाह अपवाह प्रणाली का उदाहरण है। यानी कि प्रवाह और अपवाह प्रणाली का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ की अधिकांश नदियाँ थोड़ी दूर तक प्रवाहित होने के बाद किसी झील या प्लाया में मिल जाती हैं। यानी नदियाँ थोड़ी सी दूर तो जा रही हैं, उसके बाद क्या हो रहा है, वो किसी प्लाया या किसी झील के अंदर मिल जाती हैं और बहने लग जाती हैं। इस क्षेत्र की सबसे प्रमुख नदी लूनी है। क्या है, सबसे प्रमुख नदी लूनी है, जो कि मरुस्थल के दक्षिणी भाग में प्रवाहित होती है। यानी कि कच्छ से रण की ओर इसका जो क्षेत्र है वो क्या है, कच्छ से रण की ओर। यानी कि लूनी नदी कहाँ होती है, दक्षिणी भाग, यानी कच्छ से रण की ओर। उच्च ताप से अत्यधिक वाष्पीकरण और निम्न वर्षा जैसी स्थितियाँ इस क्षेत्र को जलाभाव वाला क्षेत्र बना देती हैं। यानी कि जब यहाँ पे क्या होगा, उच्च ताप होगा तो जो पानी है नदियों का उनमें क्या होगा, वाष्पीकरण होगा और उसके बाद क्या होगा, वहाँ पे पानी की कमी हो जाएगी। तो चलो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। थार मरुस्थल की अधिकांश नदियाँ वर्षावाही क्यों हैं, बता सकते हैं आराम से। प्लाया से आप क्या समझते हैं, प्लाया क्या है, ये मैंने आपको ये बताया था अभी। विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले मरुस्थल की कोई दो जलवायु विशेषताएं बताइए, आराम से बता देंगे आप। थार मरुस्थल की प्रमुख भू आकृतियों के नाम बताइए और थार मरुस्थल भारत के किस राज्य में है, आपको ये बताना है। कुल मिला के आपके 5 क्वेश्चन है जो आप आराम से अब कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर किसी बच्चे को लगे कि किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो मुझसे डिस्कस कर ले।